ये कहानी है हमारे हीरो चेनपिंग की, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे। 6 महीनों के बाद वो मरने वाला था, लेकिन अगर चेनपिंग जिंदा रहना चाहता है तो उसे कल्टीवेशन करके हेवन को सप्रेस करना होगा, जो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। पर चेनपिंग के अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज थी, जो कि उसकी इस कल्टीवेशन की जर्नी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। चेनपिंग के यूजलेस से हेवनली ग्रैंड मास्टर तक के सफर को चलो फिर से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कह रहा था, जब तक चेनपिंग जिंदा है तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो एक प्राचीन दीवार पर विशाल डीमन आर्मी का मुकाबला करने के लिए अकेला ही खड़ा था। उसके आसपास बहुत ही पावरफुल रेड ऑरा फैल रही थी और उसके हाथ में एक डीमन का कटा हुआ सिर था, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर का सिर नीचे फेंक देता है। ये देखकर पूरी डीमन आर्मी बहुत ज्यादा भड़क गई। वो लाखों की तादाद में उस अकेले वॉरियर पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी और उसी वक्त वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को पुकारता है। उसकी समन पर ही उसकी स्वॉर्ड तुरंत हजारों तलवार रिलीज कर देती है, मानो वहां पर सोर्ड्स का तूफान आ गया हो। इस रेड ऑरा में लिपटी हुई सोर्ड्स ने डीमन आर्मी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से खात्मा कर दिया। और अब एक आखिरी बार हमें उस वॉरियर की आंखें दिखाई जाती हैं। उन आंखों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे मेन लीड चेनपिंग का फ्यूचर फॉर्म है। जिसके बाद हमें ये जंग होने के पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम अपने हीरो चेनपिंग को देखते हैं, जो कि प्रेयर्स करते हुए अपने घर को ब्लेस कर रहा था। साथ ही वो अपने पेरेंट्स की मेमोरियल टैबलेट के सामने नील करते हुए एक शांतिपूर्ण दुनिया की ब्लेसिंग मांगता है। जिसके बाद वो कमरे से बाहर आकर चांद को देखने लगता है। तभी उसका पड़ोसी सोंग जिनशिन उस पर पत्थर फेंकते हुए निकलता है। वो कह रहा था, चेनपिंग, मैं और मेरी सर्वेंट अगले महीने ये टाउन छोड़कर जाने वाले हैं। तो चेनपिंग कहता है, ठीक है भाई, संभल कर जाना। जिसके बाद वो खाना पकाने के लिए लकड़ियां उठाने लगता है। तभी सोंग जिनशिन उससे कहने लगा, मेरे जाने के बाद मेरे घर पर चोरी करने का सोचना भी मत। असल में वो चेनपिंग को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मगर चेनपिंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए सोंग जिनशिन अपनी पत्थर वहीं पर फेंकते हुए कहता है, तू बहुत बोरिंग है यार। बाकी तुम गरीब लोगों को कोई कितना भी परेशान क्यों न करे, तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलती। सोंग जिनशिन के वहां से जाते ही जीगुई चेनपिंग से कहने लगी, क्या तुम वो पत्थर उठाकर मुझे दोगे? वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो चेनपिंग ने कुछ पत्थर उठाकर उसके हाथ में थमा दी और ये देखकर एक छोटा बच्चा सोंग जिनशिन का दरवाजा पीटने लगा। वो कह रहा था, सोंग जिनशिन, देखो तुम्हारी सर्वेंट और मेरा भाई फ्लर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर सोंग जिनशिन कहता है, रे क्या बकवास कर रहा है? चेनपिंग मेरी सर्वेंट के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के साथ है। कल रात ही मैंने उन्हें बातें करते देखा था। सुनकर वो बच्चा कहता है, तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो, वरना मैं तुम्हारे असली बाप के बारे में सबको बता दूंगा। जिस पर सोंग जिनशिन कहता है, बच्चे, तू भी मेरा ही खून है। खैर, आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, क्योंकि आज तेरे बाप का मूड काफी ज्यादा अच्छा है। अब इनकी बातें सुनकर जीगोई को हंसी आ रही थी, तो वो बच्चों से कहती है, जियुसान, मेरे भाई चेनपिंग का पीछा छोड़ दो। तुम्हें तो शियान को भाव देना चाहिए। सारे गांव को पता है कि शियान तुम्हें कितना पसंद करता है। वो तो तुम्हें ऐसे देखता है मानो कच्चा ही चबा डालेगा। अब शियान का नाम सुनते ही जीगोई गुस्से में वहां से चली गई। दरअसल उस बच्चे का नाम था जियुसान। वो चेनपिंग को एक बकेट दिखाकर कह रहा था, देखो तुमने जो मुझे फिश दी थी वो बहुत तेजी से बड़ी हो रही है। तो चेनपिंग देखता है कि वाकई वो गोल्डन फिश काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अब जियुसान उसे डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है, पर चेनपिंग ने जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था, कल मुझे चिट्ठियां बांटने का काम मिला है, इसलिए मैं जल्दी सोने वाला हूँ। चल, अब ये मछली भी तुम ही रख लो। तभी जियुसान बताने लगता है, भाई, मेरी माँ कह रही थी कि कल सुबह हमारे टाउन में कुछ आउटसाइडर्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। हमारी गांव की ड्रैगन फर्नेस तो कब की बंद हो चुकी है, फिर उनका यहाँ आने का क्या मकसद होगा? मेरी माँ बता रही थी कि वो लोग मॉर्टल्स हैं और उनके पास ढेर सारा पैसा भी है। हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर चेनपिंग कहता है, तुम छोटी हो मगर तुम्हारी बातें बड़े लोगों जैसी है। चलो निकलो यहाँ से। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चेनपिंग टाउन के गेट के पास पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे फॉरेनर्स आ गए हैं। इन्हीं का जिक्र जियुसान ने किया था। ये सभी लोग अलग अलग रीजन से यहाँ किसी खास अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए थे। अब उनके मोटिव के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा कि गेटकीपर उनसे कॉन्स मांग रहा था, तभी जाकर उन्हें इस टाउन में एंट्री मिलेगी। तो वो लोग भारी कीमत चुकाकर टाउन में एंटर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये टाउन इतना सिंपल तो है नहीं, यहाँ पर कुछ न कुछ सीक्रेट जरूर होगा। अब वो लोग चेनपिंग को अपने सामने देखकर अपने भाषा में
उसे बुराबला बोल रहे थे। तो गेटकीपर चेनपिंग की मजे लेते हुए कह रहा था, भाई वो लोग तेरे खूबसूरत थोपड़े की तारीफ कर रहे थे। जिस पर चेनपिंग कहता है, तुम मुझे पागल तो नहीं समझते? वो लोग क्लियरली मुझे ही गालियां दे रहे थे। ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद वो चेनपिंग को कुछ लेटर्स दे देता है जो उसे पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और इसके बदले में चेनपिंग को 5 सिक्के मिलते हैं जो कि इस काम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थे। इसके बाद हमें एक कहानी सुनाई जाती है। लगभग 3000 साल पहले एक ग्रेट इमॉर्टल ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्पेशल स्वॉर्ड बना ली। ये तलवार दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन मानी गई, मगर फिर भी वो ग्रेट इमॉर्टल गोल्डन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाया। असल में ये कहानी जिमाओ नाम का एक बुजुर्ग सुना रहा था। ये भी उन्हीं आउटसाइडर लोगों के ग्रुप में था जो अभी अभी टाउन में दाखिल हुए थे। वो बताता है कि हजारों सालों तक उसी इमॉर्टल और गोल्डन ड्रैगन के दरमियान लड़ाइयां चलती रही, मगर मैं तो बस उनकी आखिरी बैटल के बारे में बात करूंगा। वो गोल्डन ड्रैगन इतना बड़ा था कि जब वो फ्लाई करता तब वो सन एंड मून दोनों को अपनी लाइट से कवर कर लेता। उस पावरफुल ड्रैगन के सामने वो इमॉर्टल काफी ज्यादा वीक पड़ गया, मगर फिर उसने एक पावरफुल अटैक ड्रैगन पर कर दिया। वो इमॉर्टल तब तक अटैक करता रहा जब तक वो ड्रैगन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए। वैसे तो मैं खुद को बहुत मानता हूँ कि मैं इतनी लेट से क्यों पैदा हुआ। अगर 3000 साल पहले मेरा जन्म होता तो शायद मैं ये फाइट अपनी आंखों से देख पाता। जिस पर जूसन कहता है, फालतू बातें बता के हमें पकाओ मत, जल्दी बताओ ड्रैगन मारा या जिंदा था? सभी लोग यही पूछ रहे थे। तो बंदा कहता है, देखो वो ड्रैगन तो मर गया, लेकिन वो सीधे हमारी दुनिया में आकर गिरा था। मरने से पहले उसने 5 एलिमेंट ड्रैगन्स को जन्म दिया। उस ड्रैगन की पावर्स कल्टिवेटर्स को ग्रेट पाथ की ओर ले जा सकती है। इनमें से 5 कल्टिवेटर्स को उस ड्रैगन की ब्लेसिंग भी मिल गई थी, मगर वो लोग कौन है? शायद वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं। अगर तुम उन लोगों को पहचानना चाहते हो तो अगली बार कहानी सुनने जरूर आना। ये सुनकर सब लोग इरिटेट होकर वहां से चले जाते हैं, मगर ज्यूसन वहीं पर रुका था। वो कहता है, मैं अगली बार तक रुक नहीं सकता, प्लीज मुझे आगे क्या हुआ? जिमाओ कहता है, मैंने तो सुना है कि इस टाउन में एक एंशिएंट वेल है। अगर तुम मुझे वहां ले जाओगे तो मैं तुम्हें आगे की कहानी सुना सकता हूँ। मगर ज्यूसन को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिमाओ कहता है, बच्चे मेरी इस बॉल में मिस्ट्रीज को देखा जा सकता है, मुझे वहां ले चलो और मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखा दूंगा। वही दूसरी ओर चेनपिंग टाउन के लोगों को लेटर्स बांटते हुए टाउन की स्कूल में पहुंच गया, जहां मास्टर जीशंग बच्चों को एटीट्यूड के बारे में सिखा रहे थे। इंसान पावरफुल हो या कमजोर, उसमें एटीट्यूड होना जरूरी होता है, तभी जाकर समाज में उसे इज्जत मिलती है। तभी चेनपिंग आता है, वो उन्हें लेटर देता है और मास्टर जीशंग कहता है, चेनपिंग अगर तुम कभी फ्री रहो तो यहाँ आ सकते हो। मगर चेनपिंग कोई जवाब नहीं देता। मास्टर जीशंग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल किताबों के कैरेक्टर्स रियल लाइफ के लोगों से काफी अलग होते हैं, दुनिया बदल चुकी है। फिर चेनपिंग उन्हें ग्रीट करके सीधा मार्केट पहुंच जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक गोल्ड फिश पर पड़ती है। वो उसे खरीदना चाहता है, मगर उसके पास तो बस 5 कॉइन्स है। तो दुकानदार उसकी हालत देखकर उसे देने को तैयार हो जाता है, मगर तभी वहाँ गाओजिन अपने सर्वेंट के साथ आता है। वो ज्यादा पैसे देकर उस मछली को खरीद लेता है। चेनपिंग चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। गाओजिन उसे कुछ कॉइन्स देकर कहता है, बच्चे तुमने इस फिश को पहले खरीदा था, ये रहा तुम्हारा इनाम। चेनपिंग वो पैसा नहीं लेना चाहता था, मगर उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। इधर गाओजिन तो फिश खरीदकर बहुत ज्यादा खुश था। एल्डर वो कह रहा था, मास्टर अगर आप लकी रहे तो ये फिश गोल्डन ड्रैगन में बदल जाएगी। इधर चेनपिंग को एक फॉर्चून टेलर बताने लगा कि बच्चे जो फिश तुमने उस बंदे को दी शायद वो गोल्डन ड्रैगन बन सकती थी, मगर चेनपिंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो बंदा कहता है, बच्चे देखो मेरे पास स्क्रिप्चर का नॉलेज है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एंसेस्टर्स के लिए कुछ प्रेयर लिख सकता हूँ। तुम्हारे पूर्वज अगर खुश हो गए तो तुम्हारी गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो चेनपिंग उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगा, बच्चे मैं तुम्हारे अंदर ईविल स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम उस भूत को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जिस पर चेनपिंग कहता है, सीनियर मेरे पास बस 5 ही सिक्के हैं, आप सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए टैलिस्मान लिख दीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए वो फॉर्चून टेलर जिसका नाम मिंग चेन था, वो चेनपिंग को 2 टैलिस्मान बना के देता है, जिन्हें लेकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ ज्यूसन जिमाओ को एंशिएंट कुएं के पास लेकर आ गया। वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे अपना बोल दिखाओ, मगर जिमाओ ने उसका हाथ मरोड़ दिया। उस वक्त जिमाओ को महसूस हुआ कि जियूसान की हड्डियां बहुत ही ज्यादा हैवी है, साथ ही उसके बकेट में जो फिश थी वो भी एक रियल वाटर ड्रैगन है। तो जिमाओ उससे पूछता है, बच्चे ये फिश तुम्हें किसने दी थी, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मगर जियूसान ने तो सीधे उसे गालियां देनी ही शुरू कर दी। वो कह रहा था, बस चेनपिंग को आने दो, फिर हम दोनों मिलके तुम्हें यहीं पर गाड़ देंगे। जब से मिले हो तभी से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो जिमाओ हंसते हुए कहता है, बच्चे इतनी गंदी गालियां कहाँ से सीख गया? तो कहता
कहता है, सारी गालियां मैंने मेरी माँ से सीखी है, और रही बात इस फिश की, तो ये मुझे चेनपिंग ने दी थी, मगर तुम चाहकर भी ये फिश मुझसे छीन नहीं सकते। चेनपिंग का नाम सुनते ही जिमाओ कुछ काउंटिंग करना शुरू कर देता है और पूछता है, बच्चे तुम्हारा चेनपिंग के साथ क्या रिश्ता है? जिस पर जियूसान कहता है, हम तो लंगोटिया यार हैं। ये सब सुनने के बाद वो मास्टर जिमाओ जियूसान को अपना बोल खोल कर दिखाने लगता है। जियूसान को तो इस वाटर को देखकर विजन्स आने लगे कि उसका पूरा टाउन इसी पानी में डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सब देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि वो एक सेकंड भी जिमाओ के पास रुक नहीं पाया। जिमाओ कह रहा था, ये बच्चा जियूसान ही मेरा डिसाइपल बनेगा, मगर सबसे पहले मुझे चेनपिंग को उससे दूर करना है। वहीं दूसरी तरफ हम फू और साइशिन जी को देखते हैं। साइशिन जी कह रही थी, पता नहीं हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा या नहीं, जिस पर फू ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, ये टाउन काफी ज्यादा पुराना है, मगर यहाँ के लोगों को सेंट खुद प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी की तलाश में किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम दोनों को भी अपॉर्चुनिटी की तलाश है। जिस पर फिर साइशिन जी कहने लगी, एक काम करते हैं, आप सोंग जिनशिन से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करो और मैं जियूसान को अपना डिसाइपल बनाऊंगी। इस बात पर फू भी अग्री हो गया था, और तभी उनकी नजर चेनपिंग पर पड़ी तो ये लोग उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगे, और ये सब जिमाओ अपने बॉल में देख रहा था। वो कहता है, चेनपिंग को तो मरना ही होगा, जिसके बाद वो चेनपिंग पर कोई स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगी। तब तक फेरी और फू भी वहां पर पहुंच गए। वो चेनपिंग से कह रही थी, हमें जियूसान और सोंग जिनशिन के बारे में जानना था, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं? जिस पर चेनपिंग कहता है, मैं तो कई सालों से ड्रैगन फर्नेस में काम किया करता था, इसलिए मुझे इस टाउन में किसी के बारे में कुछ नहीं पता। फू तो उसे इन्फॉर्मेशन के बदले में एक जेड पेंडेंट देने के लिए भी रेडी हो गया, मगर फिर भी चेनपिंग उन्हें कुछ नहीं बताता। दरअसल चेनपिंग इन आउटसाइडर्स पर जरा भी भरोसा नहीं करता, और तभी सोंग जिनशिन उनसे पूछता है, बताओ तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर फू कह रहा था, भाई इस फेरी को जियूसान के बारे में जानना था। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी चेनपिंग उस लड़की को कुछ बताने वाला था, और इसी चक्कर में साइशिन जी का पाव गोबर पर फिसल गया। ये सब देखकर सोंग जिनशिन काफी ज्यादा हंस रहा था, इसलिए वो फेरी गुस्से में आकर चेनपिंग पर अटैक करने वाली थी। हालांकि फू उसे रोक लेता है। वो कह रहा था, हमें सेंट को नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए उस फेरी ने भी चेनपिंग को छोड़ दिया, मगर जिमाओ अपनी मैजिक पावर का यूज करके चेनपिंग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चेनपिंग तो सीधा जाकर उस फेरी से कहने लगा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, मुझे इसके अंदर मौजूद इनर डीमन को मारना ही होगा। फू भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी फेरी ने सीधा जाकर चेनपिंग के इमोर्टैलिटी ब्रिज पर हमला कर दिया, जिससे चेनपिंग काफी दूर जाकर बिखर गया था। साइशिन जी के एक ही पाम अटैक में चेनपिंग का इमोर्टैलिटी ब्रिज ब्रेक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सीनियर मास्टर जीशांग ने एक लेटर पढ़ते ही उन्हें पूरे टाउन के तबाह होने के विजन्स आने लगे। वो समझ गए थे कि उनके टाउन पर मुसीबत आने वाली, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।